गंजे पति की गंजी बीवी और बच्चे। बाला और नगमा दोनों एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, जिसके बाद नगमा अपने घने बालों से इतनी दुखी हो जाती है कि वह अपने पति बाला से कहती है, हे भगवान, तूने मुझे इतने सारे बाल क्यों दिए? ये तो मेरे संभलने में ही नहीं आते। काश मेरे थोड़े कम बाल होते। एक काम कीजिए, आप मेरे बाल काट दीजिए। अरे भगवान, इतने खूबसूरत बाल हैं तुम्हारे, और उसके बाद भगवान को कोस रही हो। कटवा कर भी क्या ही कर लोगी तुम? अच्छा, ऐसी बात है तो फिर ठीक है, आप मेरे बालों की वजह से लेट हो जाइए, फिर मुझे मत कहना। बाला और नगमा दोनों के ही बाल बहुत अच्छे थे, जिसके बाद वह पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां बाला के सभी दोस्त और नगमा के सभी दोस्त उनके बालों की तारीफ करने लगते हैं। अरे वाह नगमा, तुम्हारे बाल तो बहुत खूबसूरत है। इतने खूबसूरत बालों का ध्यान रखने के लिए तुम क्या करती हो? अरे ये तो नेचुरल ही खूबसूरत है, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं करती हूँ। भला ऐसे कैसे हो सकता है? इतनी खूबसूरत और घने लंबे बालों के लिए तुम कुछ भी नहीं करती हो? अरे हाँ हाँ, सच में मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। तभी केशव बाला से कहता है, अरे बाला भाई, जरा मेरे बाल तो देख, उम्र से पहले ही झड़ते जा रहे हैं। अगर ऐसे ही बाल झड़ते रहे तो पता नहीं एक दिन में टकला ना हो जाऊं। मुझे बता, मैं अपने बालों के लिए क्या करूं? अरे मेरे पास एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। अगर तू उसे इस्तेमाल करेगा तो तेरे बाल कभी नहीं झड़ेंगे। तू कुछ मत कर, तू बस सांड का तेल लगाना शुरू कर दे। बाला की ये बात सुनते ही केशव हंसने लगता है और कहता है, अरे भैया, ये सब हमसे ना हो पाएगा। पार्टी में एंजॉय करने के बाद नगमा और बाला दोनों वापस घर आ जाते हैं, जिसके बाद नगमा रात को सोने के लिए जाती है। सोने से पहले वह अपना फोन चलाने लगती है, जिसमें उसे बालों की शाइनिंग और लंबे करने के लिए कुछ प्रोडक्ट नजर आते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं। क्यों ना मैं भी इन्हें इस्तेमाल कर लूं, जिससे मेरे बाल लंबे भी हो जाएंगे और घने भी हो जाएंगे, ऊपर से शाइनिंग भी करेंगे। नगमा उन सभी प्रोडक्ट को ऑर्डर कर देती है, जिसके बाद 2 से 3 दिन में उसका ऑर्डर भी आ जाता है। नगमा अपने साथ साथ अपने पति बाला को भी वह प्रोडक्ट यूज करने के लिए कहती है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी के बाल 1 से 2 दिन तक तो अच्छे खासे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हमारे इतने लंबे घने बाल अचानक से झड़ने क्यों लगे? ये सब तुम्हारे उन प्रोडक्ट का कमाल है। अब जो तुमने किया है उसे भुगतो। कुछ दिनों में नगमा और बाला के बाल सारे झड़ जाते हैं और वह बिल्कुल गंजे हो जाते हैं, जिसके बाद मोहल्ले में सभी लोग उन्हें चिढ़ाने लगते हैं। एक दिन नगमा बाजार से सब्जी खरीदने के लिए जा रही होती है। अरे वो देखो, नगमा जा रही है, जरा उसका गंजा टकला तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे करवा चौथ का चांद नजर आ गया हो। अरे तुम ऐसे क्यों कहती हो? किसी के बारे में ऐसा कहना ठीक नहीं होता। अरे अरे, सही तो कहती हूँ। अब टकली गंजी औरत है तो उसे टकली गंजी औरत ही कहा जाएगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अपने बारे में नगमा ऐसा सुनती है तो उसे बहुत दुख होता है, जिसके बाद वह अपने लिए एक विग खरीद कर लाती है और अपने पति से कहती है, सब लोग मुझे गंजी गंजी कहकर चिढ़ाते हैं, आज से मैं इस विग को पहनूंगी। अरे ऐसा तो हो नहीं था। तुम्हारे चक्कर में अब मुझे भी लोग टकला टकला कहकर चढ़ाते हैं, लेकिन नकली विग पहनने से लोग और भी बेइज्जती करेंगे। तभी उनके घर के बाहर से बाला का दोस्त मुकेश जोर जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे टकले, जल्दी से बाहर निकल, चल बाहर घूमने चलते हैं। बाला खिड़की के अंदर से झांककर अपने दोस्त मुकेश से कहता है, अबे जा जा, तेरा बाप टकला। बाला के ऐसा कहते ही उसका दोस्त मुकेश जोर जोर से हंसने लगता है, जिसके बाद वह कहता है, अरे यार, अब तू टकला है तो टकला ही कहूंगा। अब जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आ जा, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। बाला अपने दोस्त मुकेश के साथ घूमने चला जाता है, जिसके बाद मुकेश और बाला दोनों कार में बैठे होते हैं। अरे टकलिया, जरा पीछे से पानी की बोतल तो निकालना। अभी तेरा बाप टकलिया, एक बार और अगर तूने मुझे टकलिया बोला तो तेरा अभी खोपड़ा गंजा कर दूंगा। अच्छा ठीक है, शांत हो जा। जब से बाला और नगमा के बाल झड़ जाते हैं, तब से गांव गली मोहल्ले के सभी लोग उन्हें गंजा टकला कहकर चिढ़ाना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है और कुछ समय बाद नगमा और बाला को 2 बच्चे होते हैं और वह दोनों भी पैदाइशी टकले होते हैं। देखते ही देखते अब वह बड़े हो जाते हैं और स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन बाला और नगमा दोनों अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं।
तभी एक चिराग नाम का लड़का जोर से चिल्लाकर कहता है, अरे अरे, वो देखो, गंजे पति की गंजी पत्नी और उसके टकले बच्चे जा रहे हैं। तेरी जात का पैंदा मारो, रुक। तेरी हिम्मत कैसे हुई हमें टकला बोलने की, अभी बताता हूँ तुझे। टकला होने की वजह से बाला उस बच्चे के पीछे उसे मारने के लिए भागने लगता है, जिसके बाद रोहित और अंजलि अपने पिता बाला से कहते हैं, अरे पिताजी रुक जाइए। अरे पिताजी, टकला बोलने से क्या फर्क पड़ता है, ये तो लोगों की सोच है। तुम सही कहती हो, ये तो लोगों की सोच है। क्यों हम लोग टकले बोलने पर लोगों से चिढ़े? देखिए, अब हम लोग एक काम करेंगे, हम चारों अपने सर के लिए विग बनवा लेंगे और उसे पहना करेंगे। सुझाव वैसे बुरा नहीं है, मैं आज ही हम चारों के लिए विग ऑर्डर कर देता हूँ। बाला अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए विग ऑर्डर कर देता है, जिसके बाद वह चारों विग लगाकर घूमने लगते हैं, लेकिन फिर भी लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। जिसके बाद एक दिन बाला एक न्यूज़पेपर में अमेरिकन डॉक्टर के बारे में पढ़ता है। लगता है ये डॉक्टर काफी अच्छे हैं, एक बार मुझे इन डॉक्टर से मिल लेना चाहिए। बाला अपनी पत्नी नगमा और अपने दोनों बच्चों को लेकर अमेरिका पहुंच जाता है, जहां वह अमेरिकन डॉक्टर से अपना चेकअप करवाता है। जिसके बाद अमेरिकन डॉक्टर बाला से कहते हैं, देखिए, ये सब आपके एक फंगल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। इसके लिए आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने होंगे। उस इन्फेक्शन की वजह से ही आपके बच्चे के भी बाल नहीं आए हैं, लेकिन अगर आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो समय के साथ साथ आप सभी के बाल आ जाएंगे। ये सुनते ही बाला बहुत खुश होता है। जिसके बाद वह अपने बच्चों के साथ साथ अपनी पत्नी और अपना भी ट्रीटमेंट करवाता है। उनका ट्रीटमेंट लगभग 6 महीने तक चलता रहता है, जिसके बाद धीरे धीरे बाला और नगमा और उसके दोनों बच्चों के बाल आने शुरू हो जाते हैं। आखिरकार हमारे बाल आने शुरू हो ही गए। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे इसमें शुक्रिया करने की क्या बात है, ये तो हमारा फर्ज है। बाला अपने बच्चों और अपनी पत्नी के साथ वापस इंडिया आ जाता है, जिसके बाद लोग उनका मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। अब उनके सर पर बाल आ जाते हैं और वह अपनी जिंदगी में खुशी खुशी जीने लगते हैं। रिद्धिमा अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही होती है। अरे क्या बताऊं, मेरे सर पर तो मेरी काली ननद का बोझ भी पड़ा है। कितने रिश्ते आ गए, लेकिन कोई भी रिश्ता नहीं लग पाता। पता नहीं कब इसका बोझ हमारे सर से उतरेगा। फोन की दूसरी तरफ से रिद्धिमा की सहेली अंकिता कहती है, अरे काली लड़कियों के रिश्ते ऐसे ही नहीं होते। काली लड़कियों के रिश्ते करने के लिए बहुत सारा दहेज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन इतना दहेज आएगा कहाँ से? मेरे पति उतना कमा भी नहीं पाते जितना तो लोगों की दहेज में मांग है। रिद्धिमा फोन पर बात ही कर रही थी कि तभी उसका पति राजन उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे रिद्धिमा, तुम क्या कर रही हो? जल्दी से नाश्ते की तैयारी करो, हमारी रुचिका को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। राजन की बात सुनकर रिद्धिमा रसोई में जाकर नाश्ता पानी बनाने लगती है। कुछ ही देर में कौशल्या अपने बेटे राजीव और अपने पति सुरेंद्र के साथ राजन के घर पर आ जाती है। राजन उन सभी से बातें कर रहा होता है। देखिए, मेरी बहन पढ़ी लिखी, समझदार, सुलझी हुई है और संस्कारी भी है। ऐसी लड़की आपको कहीं नहीं मिलेगी। अरे ये सब तो आपकी बातचीत करने के तरीके से ही पता चल रहा है कि आपकी बहन कितनी समझदार और सुशील होगी। लेकिन आपकी बहन है कहाँ? उसे तो जरा बुलाओ, जरा हम भी तो देखें अपनी होने वाली बहू को। तभी राजन रिद्धिमा से कहता है, अरे रिद्धिमा, जाओ जरा रुचिका को लेकर आओ। रिद्धिमा रुचिका के कमरे में जाती है, लेकिन रुचिका ऐसे ही बैठी होती है, जिसे देखकर रिद्धिमा उससे कहती है, अरे रुचिका, तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हो, तैयार क्यों नहीं हुई? जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे मेहमान तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और सुनो, थोड़ा मेकअप अच्छे से कर लेना। अगर तुम्हारा ये कालापन ऐसे ही दिखता रहा तो ये रिश्ता भी हाथ से निकल जाएगा। भाभी, मैं जैसी हूँ लोगों को मुझे वैसे ही पसंद कर लेना चाहिए ना, कि मेकअप करके? मेरा तुम्हें समझाने का फर्ज था, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हारे भैया तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद रुचिका तैयार होकर सबके सामने आती है। जैसे ही राजीव रुचिका को देखता है, वह अपनी माँ के कान में खुसफुसाने लगता है। अरे माँ, क्या इतनी काली लड़की से मैं शादी कैसे करूंगा? मैं इतनी काली लड़की से शादी नहीं कर सकता। अरे आने वाले टाइम पर मेरे बच्चे भी काले होंगे। राजीव की ये बात सुनने के बाद कौशल्या राजन से कहती है, अरे ये क्या, अपनी बहन की इतनी तारीफ के पुल बांधने के बाद ये तो बताना भूल ही गए कि तुम्हारी बहन कितनी काली है। अरे इतनी काली लड़की से मैं अपने बेटे की शादी कभी नहीं करूंगी।
देखिए, गोरा और काला कुछ भी नहीं होता, ये सब तो ऊपर वाले की देन है। भगवान ने दो ही तो रंग बनाए हैं, इसमें हमारा क्या कसूर है। अरे मैं नहीं चाहती कि मेरे बेटे के बच्चे काले हों, इसलिए ये रिश्ता मैं नहीं कर सकती। चलिए जी, यहाँ से चलते हैं। कौशल्या सुरेंद्र अपने बेटे राजीव के साथ वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद राजन रोने लगता है और अपने आप से कहता है, आखिर क्यों कोई मेरी बहन से शादी नहीं करना चाहता? आखिर कब तक मेरी बहन मेरे घर पर ही रहेगी और कब मैं उसकी शादी करवाऊंगा? भैया आप चिंता मत कीजिए, जो मेरे नसीब में होगा वो जरूर होगा, और फिर एक ना एक दिन तो हर किसी की शादी होनी ही है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ समय बीत जाता है, जिसके बाद रुचिका का रिश्ता कहीं भी नहीं लग पाता। अब तो रिद्धिमा भी बेचारी रुचिका को दिन रात ताने सुनाने लगती है। पता नहीं कब इस काली कलोटी का हमारे ऊपर बोझ रखा रहेगा, आखिर कब तक इससे छुटकारा मिलेगा। रिद्धिमा कभी भी रुचिका को सीधे मुंह कुछ नहीं कहती थी, जो भी होता था वह बातों ही बातों में बोल दिया करती थी। रुचिका भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। एक दिन फिर से राजन बहुत खुशी से अपनी बहन के पास आता है और कहता है, अरे बहना, ये ले मिठाई खा और अपना मुंह मीठा कर, आखिरकार तेरा रिश्ता पक्का हो ही गया। लेकिन ऐसे कैसे हो गया? घर पर तो मुझे कोई भी देखने ही नहीं आया। अरे मेरी बहन, उन लोगों को तेरे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो सिर्फ संस्कारी लड़की चाहिए जो उनका घर संभाल सके। अच्छा ऐसी बात है भैया, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम कुछ लोग तो इस दुनिया में अच्छे हैं। रुचिका अपनी शादी को लेकर बहुत खुश होती है। वहीं दूसरी तरफ राजन बहुत ज्यादा चिंतित होता है और रात के समय सोते हुए अपने मन में सोचता है, हे प्रभु, मैंने रिश्ता तो तय कर दिया, लेकिन इतना सारा दहेज मैं कहां से लेकर आऊंगा? उन लोगों ने मुझसे दहेज में पूरे 5 लाख रुपए मांगे हैं। 5 तोला सोना, 4 पहिए की गाड़ी और तो दहेज का पूरा सामान। इतना सब कुछ मैं कैसे करूंगा, कहां से लाऊंगा? राजन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, जिसके बाद वह पूरी रात यहाँ से वहाँ करवटें बदलता रहता है। अगले दिन जैसे ही सुबह होती है, वह अपने घर के कागजात सारे इकट्ठे करके एक आदमी के पास ले जाता है और उसे घर के कागज देते हुए कहता है, देखो, मुझे 10 लाख रुपए की बहुत जरूरत है। मैं अपने घर के कागज गिरवी रखने आया हूँ। जैसे ही मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं अपने घर के कागज वापस उठा लूंगा। हाँ हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। अब आपका घर भी तो इतना महंगा है, 10 लाख रुपए तो बहुत छोटी सी रकम है। ये लीजिए, पैसे ले जाइए और अपनी बहन की शादी धूमधाम से कीजिएगा। राजन काली चरण से 10 लाख रुपए ले लेता है, जिसके बाद वह अपनी बहन की शादी की तैयारियां शुरू कर देता है। ये सब तैयारियां देखकर रिद्धिमा राजन से पूछती है, अजी आपके पास तो इतने पैसे ही नहीं थे, फिर इतनी तैयारी आप कहाँ से कर रहे हो? आपके पास पैसे कहाँ से आए? राजन रिद्धिमा को कुछ नहीं बताता, जिसके बाद वह बातों को घुमा देता है। अरे मैंने पैसे जोड़ रखे थे मेरी बहन की शादी के लिए, ये बात तुम्हें मैंने कभी बताई ही नहीं थी, इसलिए अब ये सब छोड़ो, जाओ मेरी बहन की शादी की तैयारियां अच्छे से करो। राजन और रिद्धिमा शादी की तैयारी में लग जाते हैं, जिसके बाद वह दिन भी आ जाता है जिस दिन रुचिका की शादी मयंक नाम के लड़के से होने वाली होती है। शादी से पहले राजन मयंक के पिता गजोधर को एक कमरे में बुलाता है और उन्हें 5 लाख रुपए देते हुए कहता है, ये लीजिए, दहेज का 5 लाख रुपया कैश, 5 तोला सोना, 4 पहिया की गाड़ी और दहेज का सारा सामान। ये रहा, जैसा कि आपने कहा था, मैंने उतना ही दहेज और उतने ही पैसे आपको दिए हैं। आप देख लीजिए, कुछ ऊंच नीच हुई तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बस आज के बाद मेरी बहन को अपने घर में खुशी से रखना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे मेरा बेटा इतना पढ़ा लिखा है, विदेश से पढ़कर आया है, अब इतना दहेज तो लेना मेरा हक है। और ऊपर से तुम्हारी बहन काली भी है, उसका कहीं रिश्ता भी तो नहीं हो रहा। तुम चिंता मत करो, मेरे घर में तुम्हारी बहन बिल्कुल खुश रहेगी। गजोधर का बेटा मयंक ये सब दरवाजे पर खड़ा होकर देख लेता है, जिसके बाद मयंक कमरे के अंदर आता है और कहता है, ये क्या पिताजी, आपने मेरी शादी का सौदा किया है? अरे मैं बाहर से पढ़कर आया हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप लड़की वालों से इतना दहेज लोगे? आप ये सारा पैसा अभी के अभी राजन जी को वापस लौटाओ, नहीं तो ये शादी मैं नहीं करूंगा। मयंक के कहने पर गजोधर राजन को वापस पैसे दे देता है, जिसके बाद मयंक राजन से कहता है, देखिए, आपने पहले ही बहुत कुछ किया है अपनी बहन के लिए। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपकी बहन को हमेशा खुश रखूंगा और उसके कालेपन की वजह से उसे कभी कोई परेशानी नहीं होगी।
राजन ये सुनकर बहुत खुश होता है, जिसके बाद वह मयंक को गले से लगा लेता है और अपनी बहन रुचिका की शादी मयंक से करवा देता है। अब रुचिका शादी करके मयंक के साथ उसके घर चली जाती है। मयंक शादी के बाद रुचिका के साथ खुशी खुशी रहने लगता है। काली गोरी बेटियों पर बहू का अत्याचार। दूर दराज गांव में कमला अपनी गौरी 7 महीने की गर्भवती बहू माया और 6 साल की पोती कीर्ति के साथ रहती थी। कीर्ति के काली होने के कारण माया उससे बहुत नफरत करती थी। स्कूल से आकर जब वो घर में घुस रही थी तो पड़ोसी रमा और उसका पौधा गौरव कहता है, अरे देखो तो गौरी बहू की काली बेटी जा रही है। माँ तो रसगुल्ले जैसी सफेद है और तू ये काला गुलाब जामुन निकली। दादी, हो सकता है इसकी मम्मी ने इसे हॉस्पिटल में काला कर दिया। हाँ मेरे लाल, वैसे इस काली कलूटन को घर में कोई प्यार नहीं करता। आंटी और गौरव, तू भी, आप दोनों मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकते। मैं काली हूँ तो क्या हुआ? काली लोगों की जिंदगी नहीं होती है क्या? अरे अरे देख, छोटी सी मुर्गी की जुबान बाहर निकल कर आ रही है। अपनी माँ को देखकर कीर्ति कहती है, माँ देखो ना, ये लोग मुझे कैसे बोल रहे हैं, मुझे काला बोल रहे हैं। तो क्या करूं, अब काले गोबर जैसी शक्ल लेकर पैदा हुई है तो लोग तो सुनाएंगे ही। ये तो कुछ भी नहीं है, तेरी वजह से मुझे बाहर कितना सुनना पड़ता है जानती भी है। माँ, आप भी। इन लोगों के सामने भोली क्या बन रही है? मैं क्या तेरा यहाँ बचाव करने आई हूँ? चुपचाप यहाँ से घर में जा और जाकर सफाई कर। इसकी सगी माँ होकर भी इसकी सगी नहीं है। भगवान ऐसी माँ और काली बेटी किसी को ना दे। काश मेरी खुद की माँ मुझसे बहुत प्यार करती तो वो मेरी साइड लेती। जब अपने ही चुभते हैं तो परायों से क्या शिकायत। मन में ऐसा कहकर कीर्ति घर जाकर पोंछा लगाती है और कहती है, माँ, मैंने पोंछा लगा दिया है, अब मुझे खाना दे दो। क्या खाना? मैं तो खाना बना नहीं सकती। तू जानती है ना, तेरी दादी ने अपने और मेरे लायक ही बनाया था और हमने खा लिया। और तेरे पापा शहर में काम कर रहे हैं तो बची तू। अब तो अपना गुजारा खुद कर ले। पर माँ, मैं छोटी हूँ, मैं खाना कैसे खाऊं? मुझे बनाना नहीं आता। जा सड़क पर भीख मांग। वैसे भी भिखारी जैसी काली शक्ल है, कोई ना कोई तो तुझे पैसे दे ही देगा। अरे मेरी प्यारी पोती आ गई, चल तू बाहर मत जा। ऐसा कर, मेरे पैर दबा दे, क्या पता मैं तुझे बदले में कुछ दे दूं। पता नहीं काली सी पोती क्यों आ गई मेरे घर में। बहू, तेरे गोरे होने का क्या फायदा जब तूने इसको काली पैदा किया है। माँ, जब देखो आपको फायदा नुकसान ही दिखाई देता है। अरे आपने क्या मुझे काजू बादाम खिला दिया था जो गोरी बेटी पैदा होती? वो तो शुक्र है इस बार मेरी माँ ने मुझे सब कुछ भिजवाया है जो मैंने खाया। अब देखना, अब की बार गोरा बच्चा होगा। जब देखो चालू हो जाती है। ए कीर्ति, चल मेरे पैर दबा। ये सुनकर कीर्ति अपनी दादी के पैर दबाती है, जिसके बदले में वो उसे एक सेब दे देती है। लेकिन उस छोटे बच्चे का एक सेब से क्या ही हो जाता। वो अकेले बैठकर बहुत रोती थी। 1 महीना बाद माया एक गोरी बेटी को जन्म देती है, जिसका नाम लवली था। कमला और माया उसे अपनी गोद से बिल्कुल नहीं उतारते थे, उसे बहुत प्यार करते थे। वहीं दूसरी ओर उन्होंने गोरी और काली बेटी में भेदभाव करने लग गई। वक्त गुजरता है और लवली 16 साल की हो जाती है। जहां उसे बहुत प्यार मिलता है, वहीं अभी भी कीर्ति को काली होने के बावजूद भिन्न भिन्न प्रकार के ताने कसे जाते हैं। उस पर अत्याचार किया जाता था। एक शाम वो अपनी छोटी बहन के साथ ट्यूशन जा रही थी। तभी लवली कहती है, अरे तुझे कितनी बार बोला है मुझसे थोड़ा दूर होकर चला कर। जानती है ना तू कितनी काली है और मैं गोरी। लवली, तूने मुझे दूर रहकर चलने को कहा था, अब और कितना दूर हो जाऊं। ये मत भूल कि मैं तेरी बड़ी बहन हूँ। बड़ी बहन तो कुछ भी करेगी। अरे मैं जलील होती हूँ तेरे साथ चलने में। सबकी बहन गोरी और तू काली अमावस का चांद। बस कर लवली। इस तरह से दोनों बहन घर जाती हैं और लवली अपनी माँ से कहती है, माँ, आप मुझे इसके साथ ट्यूशन क्यों भेजती हो? आप जानती नहीं हो क्या, मुझे इसके साथ चलने में शर्म आती है। सब मुझे बोलते कि आप इसको कचरे से उठाकर लाई हो। ये मेरी बहन हो ही नहीं सकती। क्या करूं, अब मजबूरी है। तेरे पापा पर जो गई है। कीर्ति, तुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा कि तू 20 कदम उससे दूर होकर चला कर। अब खड़ी क्या है, जाकर चाय बनाकर ला मेरे लिए। जी माँ।
आजा लवली, मैं तेरे लिए बाहर से पिज्जा लाई हूँ, आजा साथ मिलकर खाते हैं। माँ मैं भी खाऊंगी पिज्जा। नहीं, तेरे जैसी काली कलूटी के लिए मेरे पास पिज्जा का एक टुकड़ा भी नहीं है। तभी कीर्ति अपने बाबू चाय बना कर देती है और रोते हुए जंगल के झरने के पास आकर बैठ जाती है और बोलती है, 16 साल बीत गए, लेकिन आज भी माँ मुझसे उतनी ही नफरत करती है जितनी पहले करती थी। क्या इस दुनिया में काली सूरत लेकर पैदा होना एक अभिशाप है? क्या मुझे खुश रहने का अधिकार नहीं है? मैं भी गोरी होना चाहती हूँ, मुझे भी माँ का प्यार चाहिए। लगता है मेरी किस्मत में बस रोना ही लिखा है। रोती हुई कीर्ति के आंसू उस जादुई झरने में गिर जाते हैं, जिससे वो झरना कहता है, कीर्ति, अब तुम्हें रोने की कोई जरूरत नहीं है। तुम एक नेक दिल लड़की हो, इसलिए तुम मेरे जादुई झरने के पानी को अपने चेहरे से स्पर्श करो। उसके बाद तो तुम सदैव के लिए गोरी हो जाओगी और तुम्हारे जीवन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। ये कहते ही वो आवाज गायब हो जाती है। अरे ये कैसी आवाज थी? क्या सच में ये जादुई झरना है? आजमा ही लेती हूँ। ये बोलकर कीर्ति जैसे ही उस जादुई झरने के पानी से अपने चेहरे को धोती है तो वो तुरंत गोरी हो जाती है और अपनी शक्ल पानी में देखकर हंसते हुए कहती है, अरे वाह, ये क्या, मैं तो गोरी हो गई। इस झरने ने चमत्कार कर दिया। शुक्रिया जादुई झरने, अब मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करेंगी। कीर्ति खुश होकर जैसे ही अपने घर की ओर बढ़ती है तो जान पहचान वाले सभी लोग उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अल्लाह, ये काली कलूटी इतनी गोरी कैसे हो गई? अब तो लगता है इससे शादी ही करनी पड़ेगी। कल तक जो लड़का मुझे काली कलूटी कहता था, आज मुझसे शादी करेगा, ये बात कर रहा है। भाभी बहुत खुश होंगी। कीर्ति को ऐसा गोरा देखकर आसपास के लोग हक्के बक्के रह जाते हैं और जब वो अपनी माँ, दादी और बहन के सामने जाती है तो उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अरे काली कलूटी, तू इतनी गोरी कैसे हो गई? कौन से पार्लर में गई थी जिसने तुझे गोरा कर दिया? हाँ भाई, तू साबुन के झाग में गिर गई थी जो निकल कर बाहर आई है क्या? मैं भी हैरान हूँ माँ जी, बता गोरी कैसे हो गई तू? माँ मैं गोरी हो गई। अब तो आप मुझे प्यार करोगी ना? मैं एक झरने के पास गई थी, उस झरने के पानी से जो मैंने अपना मुंह धोया ना तो मैं गोरी हो गई। बताओ ना, अब तो आप मुझसे नफरत नहीं करोगी, मुझे डांटोगी तो नहीं ना? अच्छा, ऐसा कौन सा पानी है जो इस काली को गोरा कर दिया? अगर मैंने और मेरी बेटी ने अपना मुंह धो लिया तो हम दोनों और भी ज्यादा गोरी हो जाएंगी। पूछ लेती हूँ इससे। हाँ मेरी बच्ची, अब तो तू गोरी हो गई है तो मैं तुझे बहुत प्यार करूंगी। वैसे वो झरना कहाँ था? माँ, जंगल के पास वो झरना था, वहीं। अच्छा लवली बेटा, एक बार हम भी उस झरने को देख लेते हैं। मैं आती हूँ मेरी कीर्ति बच्ची। ऐसा बोलकर माया कीर्ति के माथे पर चूम कर चली जाती है। दोनों माँ बेटी उस जादुई झरने से जैसे ही अपना चेहरा धोती हैं तो काली हो जाती हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे को काली देखकर बौखला जाती हैं। माँ, आप तो बहुत काली लग रही हो। पागल, मैं नहीं, तू काली हो गई है। जरा देख अपनी शक्ल। इसका मतलब माँ, इस झरने के पानी से हमारी शक्ल काली हो गई। हाय रब्बा, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, काली हो गई। मैं तो गोरी होने चली थी, ये उल्टा कैसे हो गया? तभी जादुई झरने में से एक आवाज आती है और वो कहती है, जिसके मन में छल, लालच और कपट होता है, उसके साथ मेरा जादुई झरना यही सब करता है। और तुम दोनों माँ बेटी इसी के लायक हो। तुमने उम्र भर कीर्ति को काली होने का ताना कसा है, जबकि वो तुम्हारी सगी बेटी थी। फिर भी अब तुम दोनों भी जिंदगी भर काली होने का एहसास करोगी। ये करनी है तुम्हारी। नहीं नहीं नहीं, हमारे साथ ऐसा मत करो, हमें अपनी गलती का पछतावा है। हाँ जादुई झरने, हमें माफ कर दो। मैं अपनी बहन के साथ ऐसा फिर कभी नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हारी यही सजा है। अब चली जाओ यहाँ से। इस तरह दोनों माँ बेटी को अपने किए कर्मों की सजा मिल जाती है, जिसके बाद वो कीर्ति को उसके बचपन का प्यार लौटाती हैं और सुधर जाती हैं, पर काले चेहरे के साथ जिंदगी बिताती हैं।